दोस्तों, ये कहानी ऐसे लोगों पर आधारित है जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। उसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है और हमारी कहानी का एक्टर एंड हीरो है मिराई। कोई खुश है तो कोई दुखी, क्योंकि उन्हें स्कूल छोड़ना है। मिराई एक कोने में बैठा है, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है। वो स्कूल से बाहर निकलता है, एक सुविधा स्टोर में जाता है और अपनी जेब में एक बन डालता है। इसके बाद मिराई एक ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और नीचे कूदने का फैसला करता है। मिराई को एक सफेद लड़की बचा लेती है। वो अपना इंट्रोडक्शन एक एंजल के रूप में देती है, लेकिन मिराई कहता है कि उसे फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसे मार देना चाहिए। लेकिन एंजल कहती है कि वो उसकी मदद करने आई है, क्योंकि जब वो गिर रहा था उसने कहा था कि वो खुश रहना चाहता है। वो छोटी लड़की मिराई की हालत के बारे में बताती है कि जब वो 7 साल का था तो उसका पूरा परिवार मर गया था और उसकी बहन और चाचा चाची ने उसे गोद लिया था। तब से उसकी लाइफ में दुख शुरू हो गया था। उसके पास कोई परिवार या दोस्त नहीं थे, जिसकी वजह से उसने जीने की उम्मीद खो दी थी और इस बात को चुना था। तभी वो छोटी एंजल मिराई को एक नई उम्मीद देने के लिए आती है। वो उसे 2 चीजें देगी। पहली, आज़ादी और प्यार। हालांकि मिराई को अब किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है और वो बस मरना चाहता है। इस समय छोटी एंजल उसे 2 रिंग देती है। गले की रिंग से पंख निकलेंगे जो उसे आज़ादी देंगे, और हाथ की रिंग से एरोज ऑफ लव निकलेंगे। जो भी इन तीरों से घायल होगा वो मिराई से बहुत प्यार करेगा। इसे कोई नहीं देख सकता और सिर्फ दूसरे एंजल्स ही इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इसे निकाला भी नहीं जा सकता। फिर मिराई की बात को नजरअंदाज करते हुए छोटी एंजल उसे एंजल विंग्स यूज करने के लिए कहती है। मिराई की पीठ से केवल 2 मंत्रों के साथ बहुत बड़े पंख उग आए और वो आसमान में उड़ गया। बादल के बीच से उड़ते हुए उसने एक खूबसूरत सनसेट देखा। मिराई अंधेरा होने तक उड़ता रहा। उसने पानी को छुआ और आंसू बहाए। शायद ये आज़ादी का एहसास था। फिर मिराई अपने पंखों के साथ हर जगह उड़ता रहा। उसने अचानक झंडे पर एक 4 पत्ती वाला पत्ता देखा और अपने बचपन के दोस्त से किए गए वादे को याद किया। फिर मिराई एक मंदिर में रुका और छोटी एंजल फिर से दिखाई दी। दोनों ने बात की। अब वो कुछ भी कर सकता था, जैसे प्यार पाना या पैसा कमाना, या उससे भी बढ़कर अपने माता पिता का बदला लेना। इस समय छोटी एंजल ने बताया कि उसके चाचा और चाची ने ही उसके परिवार को मारा था। मिराई को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इतने सालों से वो उस परिवार की मार को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वो उनका कर्जदार है। अब सच्चाई सामने आने पर उसे झटका लगा कि उन्होंने ही उसके परिवार की खुशियों को बर्बाद किया था। एंजल लड़की ने कहा कि अगर वो इसकी पुष्टि करना चाहता है तो उसे एरोज ऑफ लव का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके तुरंत बाद वो अपनी चाची को खोजने के लिए घर लौट आया। बिना एक शब्द कहे उसने सीधे उसे तीर मार दिया। जब वो उससे प्यार करने लगी तो मिराई ने उससे अपने परिवार की मौत की सच्चाई के बारे में पूछा। चाची ने बताया कि चाचा ही इसके मास्टरमाइंड थे, क्योंकि मिराई के पिता, जो उनके बड़े भाई थे, उनके पास बहुत पैसा था और लालची चाचा ने मिराई के पिता को मारने की योजना बनाई ताकि उन्हें सारी संपत्ति मिल सके। ये कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। मिराई वहीं खड़ा था और उसे अपने माता पिता और बहन का वो सीन याद आया जब वे कार में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसने पूछा कि उन्होंने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। दर्द और निराशा में उसने उनसे शिकायत की कि उन्हें मरना चाहिए था, न कि उसके माता पिता को। ये सुनकर चाची ने तुरंत चाकू से अपनी जान ले ली। जब मिराई अभी भी हैरान था तो एंजल लड़की ने बताया कि तीर लोगों को उससे गहरा प्यार करने पर मजबूर कर देगा, इस हद तक कि वे उसकी हर बात मानेंगे। इसलिए उसकी चाची का उसके कहने पर मरना नॉर्मल था। फिर एक एंजल चाची की आत्मा को ले जाने के लिए आई और मिराई अभी भी सदमे में था कि मौत इतनी आसान थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई। जब वो बच्चा था, माँ ने उससे कहा था कि इंसान खुश रहने के लिए पैदा होता है। ये उनका विश्वास था, दूसरों को खुशी देने के लिए जियो। मिराई चिल्लाने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुद की जान लेने की इच्छा कितनी बेकार थी। फिर मिराई ने खुद से वादा किया कि वो अपनी और अपने परिवार की खुशियों को ढूंढेगा। एंजल लड़की ने उसकी इच्छा पूरी की और मदद करने का वादा किया। उसने अपना इंट्रोडक्शन नासे के रूप में दिया, जो उसकी पर्सनल एंजल थी। 3 दिन बाद दोनों एक होटल में छिप गए। उसकी चाची की मौत को सुसाइड माना गया, इसलिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर दोनों ने इस बारे में बात की कि खुश रहने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें रहने के लिए पैसे की भी जरूरत थी। नासे ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने चाचा से निपटना चाहिए। आखिरकार वो उसके माता पिता का पैसा था। उसने समझाया कि हाथ की रिंग में रेड एरो के अलावा एक वाइट एरो भी है, जो एक पल में किसी को मार देगा। ये चीज़ एंजल्स को मरने वाले लोगों को शांति से विदा करने में मदद करेगी। इस समय नासे ने उसे समझाया कि अभी पृथ्वी पर गॉड के पद के लिए 13 कैंडिडेट्स हैं और हर एक के पास अपनी एक एंजल है। वे गॉड बनने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अब मिराई को एहसास हुआ कि जो साधारण खुशी वो चाहता था वो उतनी आसान नहीं थी। मिराई हिचकिचाता था क्योंकि उसे अपनी लाइफ का ध्यान रखना था। गॉड बनने की तो बात ही अलग थी। लेकिन नासे ने उसे मना लिया कि अगर वो गॉड बन जाएगा तो उसे अपनी खुशी मिल जाएगी। इस बात को सुनकर मिराई को एक बार फिर अपनी माँ की बात याद आ गई। मिराई, याद रखना, जब तक तुम्हारे आसपास के लोग खुश नहीं हैं तब तक तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, और जब तक हर कोई सच में खुश नहीं है तब तक तुम अपनी खुशी का मजा नहीं ले सकते।
अपनी माँ की बात मानते हुए मिराई ने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जो उससे ज्यादा दुखी हैं, और वो गोद नहीं बनना चाहता था। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था। सबसे पहले अपने चाचा से निपटना। फिर जब वो खाना खा रहा था, मिराई ने टीवी पर एक एक्टर टोनोमा का इंटरव्यू देखा। यह आदमी इसलिए पॉपुलर हो रहा था क्योंकि वो एक ही समय में 5 लड़कियों को डेट कर रहा था। टीवी स्क्रीन से मिराई को पता चला कि ये आदमी भी एक कैंडिडेट है, क्योंकि उसके पास भी एक एंजल है। नासे ने आगे बताया कि रेड एरो का असर ज्यादा से ज्यादा 14 लोगों पर होता है, और निर्दोष लोगों को इस गंदगी में फंसने से बचाने के लिए मिराई ने इससे निपटने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। नासे ने कहा कि रेड एरो सिर्फ 33 दिनों के लिए ही असर करता है और एक इंसान को केवल एक बार ही मारा जा सकता है। टोनोमा ने महिलाओं को मजबूर करने के लिए तीर का गलत इस्तेमाल किया था। मिराई ने सोचा कि ऐसा बुरा आदमी गोद नहीं बन सकता, लेकिन मिराई के कुछ करने से पहले ही कोई और पहले ही कर चुका था। जब टोनोमा मजे ले रहा था, तभी एक सुपर हीरो आया और उसने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करके उस आदमी को एक ही बार में मार डाला। उसके पंख और तीर लेने के बाद वो आदमी चला गया, और वो लड़कियां जो मोहित हो गई थीं वे भी नॉर्मल हो गईं। अगले दिन जब मिराई ने हाई स्कूल में रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी की, तो उसने टोनोमा के मरने की खबर सुनी। फिर उसने अपने चाचा को रेड एरो मारा, जिसकी वजह से उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। कुछ समय बाद मिराई ने अपनी पसंद के स्कूल में पास कर लिया। उसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। जब वो नासे के साथ शहर में घूम रहा था, तो उसने न्यूज में एक बैंक डकैती की खबर देखी। रिपोर्टर के मुताबिक लुटेरे पुलिस पर उन्हें भागने के लिए एक गाड़ी देने का दबाव डाल रहे थे। फिर उन्होंने डराने के लिए 2 हॉस्टेजेस को गोली मार दी। इस समय वही सुपर हीरो फिर से दिखाई दिया। उसने अपना नाम मेट्रो बताया। फिर उसने रेड एरो का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया ताकि वे कोई गलती ना करें। फिर मेट्रो लुटेरों के पास गया। उसने उन्हें शांत करने के लिए रेड एरो का इस्तेमाल किया और उन्हें वापस जाने की सलाह दी। हालांकि एक और लुटेरा अंदर से दिखाई दिया और मेट्रो पर गोली चला दी। वो तुरंत बचने के लिए मुड़ा और दूसरा लुटेरा मारा गया, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने तुरंत व्हाइट एरो का इस्तेमाल करके लुटेरे को मार डाला, जिससे केस हल हो गया। फिर वो कैमरे के सामने खड़ा हुआ और बाकी 11 कैंडिडेट्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, खतरे को महसूस करते हुए। मिराई ने नासे को छिपने के लिए कहा ताकि वे दोनों न पकड़े जाएं। उसकी नॉर्मल लाइफ को खतरा होने लगा था। अपने नए खरीदे गए अपार्टमेंट में लौटकर मिराई ने नस्से से अपनी कैंडिडेट की जगह छीनने की भीख मांगी। वो अब और नहीं मरना चाहता था, लेकिन उसे अफसोस था क्योंकि ऐसा करने पर भी वो मर ही जाता। उसने कहा कि जिन लोगों को कैंडिडेट के रूप में चुना गया है, उन्होंने 3 क्राइटेरिया में से एक को पूरा किया है। एक जो मरना चाहते थे, दूसरा जो दुनिया से नफरत करते थे, और तीसरा वो जो इसे बदलना चाहते थे। कुछ नहीं कर पाने की वजह से मिराई ने मौजूदा हालात को स्वीकार करना सीख लिया। नसे ने समझाया, 3 तरह के एंजल्स होते हैं। स्पेशल क्लास एंजल्स व्हाइट और रेड एरो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर क्लास एंजल्स सिर्फ रेड एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिडिल क्लास एंजल्स या तो पंखों का या फिर रेड एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 कैंडिडेट्स में से 3 स्पेशल क्लास हैं। वे प्रमोट या डिमोशन भी हो सकते हैं। मिराई ने मेट्रो का सामना करने की प्लानिंग शुरू कर दी। अगले दिन मिराई ने ओरिएंटेशन के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। उसने नस्से को घर पर ही छोड़ दिया ताकि वो पकड़ी न जाए। हालांकि बदकिस्मती से स्कूल में एक एंजल उड़ रहा था। ये बात साबित करती है कि इस स्कूल में एक कैंडिडेट है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो एंजल उसकी तरफ आया। उसने कहा कि वो बहुत चिकन है क्योंकि उसके चेहरे से बहुत पसीना बह रहा था। मिराई ने पूछा कि इस स्कूल में कैंडिडेट कौन है। उसने उसके पीछे एक लड़की की तरफ इशारा किया, और मिराई के आश्चर्य के बीच लड़की ने सीधे उसे रेड एरो मार दिया। उसका दिमाग मोहित होने लगा और उसने अपने सामने वाली लड़की से प्यार का इजहार किया। हालांकि वो अपनी चेतना बनाए रखने में कामयाब रहा। उस लड़की साकी ने उससे पूछा कि वो किस एंजल क्लास में था। वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसने बता दिया कि वो एक स्पेशल क्लास है क्योंकि उसके पास व्हाइट और रेड दोनों एरो और पंख हैं। और फिर उसने साकी की बात मानी और उसके कमरे में उड़ गया और इंतजार करने लगा। जब वो वापस आई तो एंजल ने उसे मिराई से जानकारी निकालने के लिए कहा। ये पक्का करने के बाद कि वो मेट्रो नहीं था, एंजल चाहता था कि मिराई साकी का अंगरक्षक बने। क्योंकि वो मिडिल क्लास थी, उसके पास सिर्फ रेड एरो था और दूसरे कैंडिडेट्स के तीरों से बचने के लिए उन्हें पंखों की जरूरत थी। साकी के पास वो नहीं थे, इसलिए इस एंजल को मिराई की जरूरत थी कि वो उसकी रक्षा करे, क्योंकि वो अभी भी रेड एरो से कंट्रोल में था। मिराई हर चीज के लिए राजी था। फिर उसने उन दोनों के लिए एक लिंक बनाया और फिर मिराई को साकी को अभ्यास करने के लिए एक बार ले जाने के लिए कहा। और जब वे हवा में थे, उन्हें पता चला कि वे दोनों बचपन के दोस्त थे। मिराई ने उसकी मदद करने का वादा किया ताकि वो फिर से पहले की तरह मुस्कुरा सके। लौटने के बाद साकी के एंजल रीवो ने कहा कि मेट्रो ने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया है और आज रात उसे पब्लिक में फांसी देने वाला है। रेवो ने गॉड के बारे में और बताया कि उन्हें कैसे चुना जाएगा, कैंडिडेट्स के व्यवहार, काम और शब्दों के आधार पर, लेकिन मेट्रो इसके बिल्कुल उल्टा था। उसने नया गॉड बनने के लिए खून का रास्ता चुना। हालांकि यह आदमी लोगों का विश्वास जीत रहा था, तो उसकी कोई और ही चाल होनी चाहिए।
और अभी भी रेड एरो से कंट्रोल में होने के कारण मिराई मेट्रो से मिलने और उसका सामना करने के लिए आगे आया ताकि वो साकी को नुकसान ना पहुंचा सके। जब वो कुछ करने ही वाला था तभी नासे वहां आ गई। उसने बताया कि अगर वो मर गया तो उसकी स्पेशल क्लास साकी को दे दी जाएगी और रीवो साकी को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहा था। जब उसकी योजना का पर्दाफाश हुआ तो उसने भी हार मान ली। फिर साकी ने भी उसे रोक दिया। फिर नस्से ने रीवो के साथ सहयोग करने का सुझाव दिया क्योंकि रेड एरो के बिना भी मिराई लंबे समय से साकी को पसंद करता था। वो ने मिराई को कहा कि वो साकी के घर ही रहे ताकि वो उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके। न मिराई को कोई ऑब्जेक्शन था और न ही साकी को। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। मेट्रोमैन अब भी लोगों की मदद कर रहा था। घर वापस आकर वो दिखाता है कि वो एक अमीर घर का लड़का है। वो बोर हो गया था क्योंकि 1 महीने से कोई कैंडिडेट उससे मिलने नहीं आया। वो अपने एंजल से पूछता है कि क्या कोई रास्ता है और वो एक सुझाव देती है। वहीं मिराई 1 महीना होने के बाद भी लाल तीर का इफेक्ट खत्म होने पर भी साकी के प्यार में था। वो उससे वादा करता है कि जब तक वो खुश है वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। मेट्रोमैन अब युद्ध नहीं बल्कि बाकी 11 उम्मीदवारों से हाथ मिलाना चाहता है। ये बात सुनकर ही लगता है कि ये एक जाल है। मेट्रोमैन सबको एक स्टेडियम में मिलने बुलाता है। मिराई को पता था कि ये एक ट्रैप है, फिर भी वो जाने का फैसला करता है। उसे कम से कम अपने दुश्मन का पता तो लगाना था। थोड़ी देर बाद मिराई और साकी स्टेडियम पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग पहले से जमा थे। मिराई देखता है कि वहां 3 एंजल्स हैं। कुछ देर बाद सब लोग गिनती करते हैं और मेट्रोमैन आता है। फिर 2 और मेट्रोमैन दिखाई देते हैं। बिना कुछ कहे वो मेट्रोमैन पर हमला करते हैं लेकिन लाल तीर उसे छू भी नहीं पाता। नस और रीवो जो घर पर थे बताते हैं कि असली मेट्रोमैन को किसी और कैंडिडेट ने लाल तीर मारा था। जिस कैंडिडेट को लाल तीर मारा जाता है उस पर अगले 33 दिनों तक किसी दूसरे कैंडिडेट के लाल तीर का असर नहीं होता। इसका मतलब वहां खड़ा हुआ शख्स असली मेट्रोमैन नहीं है। मेट्रोमैन ब्लू और येलो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं लेकिन नीचे खड़ा असली मेट्रोमैन बताता है कि वो दोनों उस पर लाल तीर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए क्योंकि फेस रिवील के बिना तीर काम नहीं करता और हर बार इस्तेमाल करने में 2 सेकंड का कूलडाउन टाइम लगता है। उसकी रेंज 31.6 मीटर है। असली मेट्रोमैन बड़ी स्क्रीन पर आता है और कहता है कि नीचे वाला सिर्फ एक डिकॉय है ताकि वो उन दोनों को बाहर निकाल सके। वो मानता है कि उनकी टेक्निक सही थी लेकिन वो एक बात भूल गए, वो ये कि एक स्पेशल ग्रेड एंजल लाल और सफ़ेद दोनों तीर एक साथ इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसका कूलडाउन टाइम सिर्फ 0.3 सेकंड है। ये कहकर वो गायब हो जाता है। गुस्से में मेट्रोमैन ब्लू और येलो उस कंट्रोल्ड आदमी को पकड़कर जानकारी निकालने की सोचते हैं। तभी एक और कैंडिडेट आती है जो उनसे मिलकर मेट्रोमैन से लड़ना चाहती है। वो मान जाते हैं पर शर्त रखते हैं कि उस लड़की को लाल तीर मारना होगा। लेकिन मेट्रोमैन तेज होता है। वो लड़की के पास आता है और उसे लाल तीर मार देता है जिससे वो लड़ाई 2-2 में बदल जाती है। वो उन दोनों से कहता है कि अगर उन्हें मरना नहीं है तो थोड़ा स्मार्ट बने। फिर मेट्रोमैन फिर से गायब हो जाता है। मेट्रोमैन की बात का जवाब देते हुए ब्लू जोर से चिल्लाता है और दर्शकों में छिपे दूसरे कैंडिडेट्स को उनकी मदद के लिए बाहर आने को कहता है। वो जानते हैं कि कोई भी मेट्रोमैन को नया भगवान नहीं बनने देना चाहता, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। मिराई को पता था कि मेजॉरिटी ज्यादा मजबूत होती है पर वो बाहर नहीं निकलता। तभी 2 और मेट्रोमैन ग्रीन और पिंक बाहर आते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके पास पंख नहीं थे, सिर्फ तीर थे, इसलिए ब्लू उन्हें भी लाल तीर मारने पर राजी हो जाता है। जैसे ही वो ऐसा करते हैं मेट्रोमैन फिर से आ जाता है। वो तुरंत फेक मेट्रोमैन से अपनी जगह बदल लेता है जिससे वो चारों समझ नहीं पाते और 1 सेकंड में वो लड़की जो मेट्रोमैन के कंट्रोल में थी स्क्रीन पर आती है। मेट्रोमैन जगह बदल चुका था। मेट्रोमैन एक साथ 2 तीर चलाकर ब्लू को मार देता है और येलो को कंट्रोल कर लेता है। ये भी सामने आता है कि ग्रीन और पिंक भी उसके प्यादे थे और ये दोनों उसके तीरों से क्यों नहीं मरे, क्योंकि उसने उन्हें पैसे देकर हायर किया था। मेट्रोमैन फिर ब्लू के बैंड्स और पंख ले लेता है और उसकी आत्मा चली जाती है। फिर वो येलो और उस लड़की को एक साथ बांध देता है और उस लड़की के सामने मेट्रोमैन येलो को मार देता है। फिर वो अपना निशाना उस लड़की की तरफ कर लेता है। वो कंट्रोल्ड होने के बाद भी डर के मारे भागने की कोशिश करती है। उसका एंजल भी आता है और किसी से उसे बचाने की भीख मांगता है। मिराई जैसे ही कुछ करने वाला होता है नस उसे रोकती है और कहती है कि अभी सही समय नहीं है। फिर मेट्रोमैन लड़की को भी मार देता है। नस मेट्रोमैन से बात करती है। वो कहती है कि उस लड़की की मौत से उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका कैंडिडेट नहीं थी, लेकिन मेट्रोमैन की मौत से उसे फर्क पड़ेगा। नस उसे चैलेंज करती है कि उसका कैंडिडेट उसे मारेगा क्योंकि यही खुशी का एकमात्र रास्ता है। ये कहकर नस चली जाती है। मिराई और साकी भी भीड़ के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब सिर्फ 8 कैंडिडेट्स बचे हैं। घर वापस आने पर सब डीमोटिवेटेड थे। मिराई उसे मारना चाहता था पर कर नहीं सकता था। उसे अपने पिता से हुई एक बात याद आती है। वो दोनों अपनी माँ के विश्वास और हमेशा खुश रहने के तरीके के बारे में बात कर रहे थे। उसके पिता ने कहा था कि खुद से वादा करो और अपने बेटे को कहा था कि इंसान की सबसे बुरी बात एक दूसरे से नफरत करना है, इसलिए ऐसा कभी मत करना, यही स्वार्थ युद्ध का कारण बनता है।
अगर नफरत रोक दी जाए तो युद्ध नहीं होगा और इंसान हमेशा की खुशी पालेगा, जिसकी उसकी माँ बात करती थी। प्रेजेंट में साकी सुझाव देती है कि उन्हें और एलाइज ढूंढने चाहिए। वो पक्की थी कि दूसरे कैंडिडेट्स ने मेट्रोमैन की क्रूरता देखी होगी, इसलिए उन्हें बस ऐसे लोगों को ढूंढना है जो उसे पसंद नहीं करते। तभी एक कैंडिडेट साकी के घर आता है। मिराई अलर्ट हो जाता है। उस आदमी ने मिराई से कहा कि वो उसे तीर मारे ताकि ये साबित हो सके कि वो मेट्रोमैन के कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, नस उसे रोक देती है क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये अंकल सच बोल रहे हैं। वो सब बैठकर बात करते हैं। अंकल बताते हैं कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि उन्हें कैंसर है और उनके पास बस 3 महीने हैं। जब वो दर्द में बिस्तर पर थे तो एक एंजल आया और उन्हें जीने की उम्मीद दी और कहा कि अगर वो भगवान बन गए तो वो जीवित रहेंगे, उनकी सारी बीमारी गायब हो जाएगी। अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर देखकर उन्होंने खेल में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने मेट्रोमैन को लोगों को मारते देखा तो उन्हें पता चला कि वो उसे हरा नहीं सकते। इसीलिए वो मिराई और साकी के साथ टीम बनाना चाहते थे। अंकल ने यह भी बताया कि ये लड़ाई 999 दिनों तक चलेगी और वो अंकल मुकाई डू भी जानते थे कि वो नए गॉड नहीं बन सकते। तो उन्होंने रेड एरो का इस्तेमाल करके उस बिलियनेयर पर दबाव डाला कि वो उन्हें पैसे दे ताकि वो अपनी बीवी बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी का इंतजाम कर सकें। उन्होंने ये सब अपने परिवार की खुशहाली के लिए किया, लेकिन जब उन्होंने मेट्रो को देखा तो उन्हें लगा कि अगर वो गॉड बन गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अंकल ने सबको रोकने के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया और एक सही शख्स की तलाश की जो नया गॉड बन सके। 14 जासूसों, प्राइवेट डिटेक्टिव्स पर 14 रेड एरो का इस्तेमाल करके उन्होंने उन्हें पूरे स्टेडियम में फैला दिया ताकि वो छिपे हुए कैंडिडेट्स को ढूंढ सके। आखिरकार उन्हें 2 लोग मिल गए और दोनों ही गॉड बनने के लिए सही थे, लेकिन मिराई और साकी दोनों ही नया गोद नहीं बनना चाहते थे। साकी के घर वापस चलते हैं। अंकल ने अपने फरिश्ते एंजल का नाम बैरेट बताया। उन्होंने अपना नाम मुकाई डू बताया जो एक फैशन डिज़ाइनर है। उन्होंने उनकी पहचान छुपाने में मदद करने के लिए कुछ डिज़ाइन भी बनाए। ये सब बोलकर वो चले गए। मुकाई डू ने उन्हें एक हिदायत दी कि अगर वो अगले दिन ना आए तो इसका मतलब है कि वो मर चुके हैं और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। अगले दिन एक रॉयल स्कूल में कनेत, जिसे मेट्रो भी कहते हैं, अपनी क्लास खत्म करके अपने दोस्त के साथ लड़कियों को देखने गया। दोनों बातें कर रहे थे कि अगर उनकी कोई एक मुराद पूरी हो जाए तो वो क्या मांगेंगे। उसके दोस्त ने दुआ की कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़के और सारी बदसूरत लड़कियां दुनिया से गायब हो जाएं। कनेट को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें वो भी आ जाता। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि वो क्या मांगना चाहेगा। कनेट ने कहा कि वो जिंदगी के कानून के खिलाफ जाएगा, वो मरे हुए लोगों को वापस लाएगा। दोनों बात करते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके जूनियर ने प्रैक्टिस शूटिंग खत्म कर ली थी। कनेट शूटिंग रेंज के बाहर गया और उसने अपने तीर की रेंज नापी जो कि 31.6 मीटर थी, लेकिन अगर वो तीर एक के ऊपर एक मारता तो वो 60 मीटर हो जाती और 3 तीरों के साथ 90 मीटर हो जाती। ये एक अच्छा फासला था। पढ़ाई खत्म होने पर कनेत एक फूलों का गुलदस्ता खरीदकर घर लौटा ताकि वो अपनी बर्थडे मना सके, लेकिन उसकी बॉडी मिराई की जगह पर जमी हुई थी। मुकाई डू को अगला कैंडिडेट मिल गया था, लेकिन वो लड़का अंकल को देखते ही भाग गया। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे जिनकी पहचान नहीं हुई थी। और तभी न्यूज़ में एक खबर आई कि एक सीरियल किलर ने 3 लड़कियों को मार दिया था और उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने चैलेंज किया था। मुकाई डू ने सोचा कि उन्हें इस शख्स पर ध्यान देना चाहिए। फिर न्यूज़ में शक की बुनियाद पर एक तस्वीर दिखाई गई। वो एक लड़की थी जो एक एमेच्योर मॉडल थी, लेकिन उसने बीच में ही काम छोड़ दिया था। कैमरा में देखा गया कि वो एक और लड़की के साथ एक कन्वीनियंस स्टोर में गई और अचानक गायब हो गई। मुकाई डू को शक हुआ कि वो एक कैंडिडेट हो सकती है या फिर मेट्रो ने उसे विंग्स या एरो दिए हैं, और उनका शक सही निकला क्योंकि वो लड़की इस वक्त एक और लड़की के साथ खेल रही थी। जब वो मजे कर रही थी तब मेट्रो वहां आया और उसे जल्दी से अपना काम खत्म करने को कहा और फिर चला गया। असत्थु ने अपना चाकू निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। मिराई के ग्रुप ने मेट्रो के बारे में जानकारी जमा की। उसके पास 3 विंग्स और 4 एरोज थे। वो दूसरों को भी अपने पावर्स दे सकता था, जिसकी शर्त यह थी कि वो उस शख्स पर एरो चलाए। इसका मतलब है कि आसत्थु अगले 33 दिनों तक खुद लोगों को मार सकती थी। मुकाई डू को लगा कि ये एक जाल है ताकि दूसरे कैंडिडेट्स बाहर आएं। अगर वो सीरियल किलर को नहीं रोकते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो सीरियल किलर सिर्फ एक ट्रैप है। जब वो उस पर हमला करेंगे तो मेट्रो सामने आएगा और तब वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करेंगे और ये काम मिराई को करना होगा। लेकिन मिराई किसी को मारना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि वो सिर्फ रेड एरो का इस्तेमाल करेगा, लेकिन रावा ने उसे चेतावनी दी कि अगर कोई उसे रेड एरो मारता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मेट्रो को इस बात का अंदाजा हो कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसने सीरियल किलर के अलावा किसी और को भी रेड एरो दी हो तो मिराई का गेम ओवर हो जाएगा। फिर भी मिराई को किसी को मारने से डर लगता था। उसने एनीमे की तारीख का सबसे बेवकूफ़ाना जुमला बोला। वो किसी को मारने के बजाय मार खाना पसंद करेगा और किसी को कत्ल करने के बजाय खुद मरना पसंद करेगा।
ये कमजोरी की हद थी। मुकाइदो ने जब ये सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि अगर वो मंदिर जाएं तो वो मिराई के लिए दुआ करें या भगवान के लिए। उन्होंने कहा कि ये कमजोरी है, कोई अकीदा बिलीफ नहीं। उन्होंने मिराई को एक सिचुएशन दी। अगर मेट्रो साकी को मारने वाला हो तो वो उसे कौन सा एरो मारेगा, और अगर वो साकी को मरता हुआ देखकर भी रेड एरो चुने तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। कनेड ने सीरियल किलर से अपने दोस्त की ख्वाहिश के हिसाब से सारी बदसूरत लड़कियों को मारने को कहा। अगले दिन फिर से खबर आई कि सीरियल किलर का एक और शिकार मिला है और उसकी गायब होने की जगह सिबिया थी, जिससे मुकैरो को कातिल की जगह का अंदाजा हो गया। वो मिराई और साकी से मिलने गए। वो अपने साथ 2 बैग्स लाए जिसमें बंदूकें थीं। मुकाइडो ने कहा कि ये व्हाइट एरो की जगह काम करेंगी। बंदूक हाथ में लेते हुए मिराई फिर से हिचकिचाया। मुकाइदो ने साफ कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो क्या सोचता है। वो कुछ भी करेंगे जो उनके परिवार की हिफाजत कर सके। वो हत्यारा एक और लड़की को मारकर उसकी लाश को एक टावर पर फेंक देती है ताकि ध्यान खींचे। जब पुलिस आती है तो वो उन पर रेड एरो चलाती है और उन्हें लाश साफ करने का हुक्म देती है। लेकिन मुकैडो भी वहीं होता है और विरोध करता है। मुकाइडो जानता है कि ये हत्यारा सिर्फ एक जाल है ताकि बाकी कैंडिडेट सामने आए, और जैसे ही वे सामने आएंगे मेट्रो उन्हें मार देगा। इसलिए वो मेट्रो को ही बाहर बुलाकर उस पर हमला करने का प्लान बनाता है। मुकाइडो अब और रेड एरोज का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने स्टेडियम में पहले ही 14 लोगों पर उनका इस्तेमाल कर लिया था। बारेट समझाता है कि अगर कोई रेड एरो चलाकर दूसरे को भी खुद पर तीर चलाने का हुक्म दे तो दूसरा तीर काम करेगा और उनकी स्थिति उलट जाएगी। इसी तरह वे मेट्रो पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। फिर मुकैडो और मिराई निकलने की तैयारी करते हैं। बैरेट और नट्स उनके साथ जाते हैं। मुकैडो हत्यारे से भिड़ जाता है और मिराई मौके का इंतजार करता है। मिराई की आंखों के सामने पूरा टावर फट जाता है। मुकैडो हवा में उछलकर दूर गिरता है और मिराई उसे पकड़ लेता है। शुक्र है कि उसके सूट ने उसे बचा लिया। मुकैडो कहता है कि मारना गलत है, लेकिन मिराई को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। और मेट्रो उनके ठीक पीछे आ जाता है। कहानी में फिर से ये बात चलती है कि मारना गलत है, लेकिन मेट्रो इस बात को नहीं मानता। उसके लिए ज्यादा लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों को मारना सही है। मिराई चिल्लाता है कि वो नहीं समझ सकता कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेट्रो सबसे ज्यादा यही दर्द समझता है क्योंकि उसकी बहन मर चुकी है। जब मिराई को लगता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा तो वो मुकैडो के साथ मिलकर मेट्रो को काबू करने का प्लान बनाता है। हालांकि ये 2 के मुकाबले 1 की लड़ाई है, मेट्रो बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपने खास एंजल मेजा को बुलाता है। बैरेट और नट्स भी उनकी मदद के लिए आते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले मेट्रो बताता है कि उसने कई जगहों पर बम लगा रखे हैं। अगर वे उसे नहीं रोकते तो बम फट जाएंगे और कई और लोग मरेंगे। ऐसा होने से रोकने के लिए मुकैडो कहता है कि इस लड़ाई में सिर्फ एक ही मरेगा। मेट्रो मान जाता है और मुकैडो के पंख और तीर चाहता है। मुकैडो खुद को मेट्रो के हवाले कर देता है। मिराई के पास मेट्रो पर गोली चलाने का मौका होता है, लेकिन वो मुकैडो को बचाने के लिए मेट्रो का व्हाइट एरो तोड़ देता है। फिर वो मेट्रो से भिड़ जाता है। मेट्रो लगातार व्हाइट एरो से मिराई को घायल करता रहता है, जबकि मिराई किसी भूखे जानवर की तरह मेट्रो पर रेड एरो चलाने की कोशिश करता है। जब उनके तीर आपस में टकराते हैं तो काले घेरे बन जाते हैं। जब मेट्रो का ध्यान हटता है तो मुकैडो पीछे से हमला कर देता है। वो मेट्रो के सूट पर लगातार गोलियां चलाता है, जिससे वो धीमा हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर मिराई उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मेट्रो का चेहरा देखता है वो हिचकिचा जाता है और मेट्रो भाग जाता है। दोनों साकी के घर वापस आते हैं। मिराई का शरीर अभी भी कांप रहा है। इतने समय से उसने बस हिंसा सही है। ये उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। वो डरपोक है और वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करता। वो किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मेट्रो ने उसे उस हद तक धकेल दिया है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी नाथ आती है। वो कहती है कि उसे लड़ना होगा ताकि सब लोग खुश रह सकें, लेकिन मिराई को अभी भी इस तरह की लड़ाई का डर है। मुकाइडो उसे आराम करने के लिए कहता है ताकि वो शांत हो सके। वे कल बात करेंगे कि उसने मेट्रो का चेहरा क्यों देखा। अगले कुछ दिनों तक मिराई एक पागल की तरह साकी का पीछा करता है। वहीं मुकैडो को रेवो से पता चलता है कि साकी को क्यों चुना गया। रेवो बताता है कि उसे साकी तब मिली थी जब वो अपनी जान लेने के लिए समुद्र में कूदने जा रही थी। कनेट के दोस्त को भी शक होता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने पिछले दिन लाइव लड़ाई देखी थी जिसमें मेट्रो घायल हुआ था और आज कनेट भी घायल है। साकी के घर वापस मुकैडो को थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन वो बात बंद कर देता है क्योंकि दोनों अभी भी सदमे में हैं। उसी रात जब मिराई सो रहा होता है, साकी उसके पास आती है और कहती है कि उसे बात करनी है और उसे अपने बिस्तर पर सोने के लिए बुलाती है। रेवो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि मिराई पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन साकी उसे कुछ देर के लिए जाने को कहती है ताकि वे बात कर सकें। नाथ उसे खींचकर ले जाती है। फिर मिराई भी साकी के साथ बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद साकी बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि वो मरना चाहती है। वो कहती है कि वे दोस्त हैं,
लेकिन इस लड़ाई में वो मिराई की कोई मदद नहीं कर पाई। वो बस वहां बैठकर उसे लड़ते हुए देखती रही। वो बताती है कि बचपन में वे दोनों साथ खेलते थे जब मिराई को एक 4 पत्ती वाला तिपतिया घास मिला था। साकी भी उसे ढूंढना चाहती थी लेकिन उसे नहीं मिला, तो मिराई ने उसे अपना दे दिया। 4 पत्ती वाला तिपतिया घास खुशकिस्मती और खुशी का प्रतीक होता है। उस वक्त खुशी इतनी आसान थी। फिर साकी मानती है कि उसने बचपन में मिराई को तंग किया था। वो दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती थी और अब उसे इस बात का बहुत पछतावा है। इसलिए जब उन्होंने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट किया तो उसने देखा कि मिराई अकेला जा रहा था और वो उससे माफी मांगने और तिपतिया घास वापस देने के लिए उसके पीछे दौड़ी। लेकिन उसने जो देखा वो ये था कि मिराई एक ऊंची इमारत से कूद रहा था। वो इस बात से इतनी सदमे और पछतावे में थी कि उसे लगा ये सब उसकी वजह से हुआ और उसने भी कूदने का फैसला किया। तभी रावेल वहां आया और बताया कि मिराई अभी जिंदा है। जब वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए तो मिराई ने उसके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि वो उसके साथ और भी ज्यादा अच्छा बर्ताव करने लगा। इस बात ने उसे और भी ज्यादा गिल्टी महसूस करवाया। इसीलिए वो चाहती थी कि मिराई उसे मार दे। साकी की मरने की इस गुजारिश पर मिराई कुछ नहीं बोला। मिराई उसे बाहर ले गया। फिर उसने उसे ऊपर से छोड़ दिया ताकि वो खुद से लड़े और देखे कि उसे जीना है या मरना है। जब उसने हाथ छोड़ा तो साकी ने मिराई का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो सच में अभी जीना चाहती थी। वो अभी भी उसके और अंकल मुकाई-दो के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। तभी मिराई ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो उससे कभी भी नफरत नहीं करता या उसे हेट नहीं करता था। उसने उसे ये भी कहा कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो दोनों एक साथ मिलकर 4 पत्तियों वाली घास क्लोवर ढूंढने जाएंगे। मिराई की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो साकी के दिल में मौजूद सारे बोझ को एक कैंची से काट रहा हो, और अब वो हंस सकती थी। अगले दिन अंकल मुकाई-दो ने कुछ जानकारी दी जो उन्होंने मिराई के बताए हुए हुलिये से ढूंढी थी। साकी भी बहुत एक्साइटेड थी और उसने सुझाव दिया कि अंकल को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जानकारी ढूंढनी चाहिए कि क्या किसी की ऐसी पहचान है। उसने एक नया अड्डा ढूंढने का भी सुझाव दिया। साकी ने एक चर्च चुना। अंकल मुकाई-दो को ये ठीक लगा तो उन्होंने कहा कि वो इस काम को देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने साकी के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया था। उसने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर बैरेट की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो उसे पंख पाने का कोई तरीका बता सकती है, क्योंकि वो खुद अपनी हिफाजत करना चाहती थी। परी ने कहा कि पहला तरीका यह है कि उन्हें मरे हुए कैंडिडेट से लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि शेयर किया जाए जैसा मेट्रो ने एक असासिन के साथ किया था। तीसरा तरीका यह है कि उन्हें किसी ऐसे कैंडिडेट से दिया जाए जो किसी बीमारी या हादसे में मरा हो। अंकल मुकाई-दो ने यह करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बगल में एक गन छुपा रखी थी। अगर मेट्रो उन्हें मारने आता तो वो 44 कर देते ताकि बैरेट साकी को पंख दे सके, लेकिन उसने इस तरह के सख्त तरीके को मना कर दिया। वो चाहती थी कि अंकल जिंदा रहें और मिराई और उसके साथ मिलकर मेट्रो को खत्म करें। साकी का ये चेंज और डिसीजन देखकर अंकल मुकाई-दो काफी हैरान हुए। इसी दौरान रवेल ने एक और बेहतर तरीका सुझाया। वो यह था कि उसे एंजल का रैंक बढ़ा दिया जाए। बैरेट ने कहा कि वो उसकी मदद करेगी, वो अपना लेवल बदल लेगी ताकि वो स्पेशल लेवल तक पहुंच जाए। यह सब खत्म होने के बाद मुकाई-दो अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए घर गए। वो बहुत खुश थी जब उसने सुना कि पापा ने उसके आने वाले पियानो परफॉर्मेंस के लिए कॉस्ट्यूम तैयार किया है। मुकाई-दो ने कहा कि वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ खेलने के बाद वो अपने कमरे में गए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक वेडिंग ड्रेस भी तैयार की थी, अगर वो तब तक जिंदा न रहे तो उसके लिए। अगले दिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस में एक कैंडिडेट उन डिटेक्टिव्स के पास आया जिन्हें मुकाई-दो चला रहे थे। उसने चाकू का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन था। मिराई का ग्रुप चर्च पहुंचा जो उनका नया ठिकाना था। एंजल्स अब खुलकर उड़ सकते थे। अंकल मुकाई-दो ने साकी को भी उसके नए कपड़े दिए ताकि वो उन्हें पहनकर देख सके, जबकि रावल को अपने रैंक को बढ़ाने की तैयारी करनी थी। जब साकी कपड़े बदलकर बाहर आई तो वो एक सुनहरी बिल्ली जैसी लग रही थी। मुकाई-दो ने उसके लिए एक ऐसा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था जो अटैक करने में उसकी मदद करे। तभी अंकल का एक लाल एरो अचानक वापस आ गया। इसका मतलब था कि एक डिटेक्टिव मर गया था। अंदर ही अंदर टेंशन महसूस करते हुए मुकाई-दो ने मिराई से कहा कि वो तैयार हो जाए और उसके साथ चले, और सच में वही हुआ जो वो नहीं चाहते थे। उस कैंडिडेट ने अंकल के घर का पता लगा लिया था। मुकाई-दो ने मिराई को उसका सामना करने के लिए भेजा और वो खुद घर में अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो वहां नहीं थे। शादी का जोड़ा कटा हुआ था। वो घबराकर चिल्लाने लगे, जबकि मिराई उस कैंडिडेट का सामना कर रहा था। ये आदमी एरो का नहीं बल्कि तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उसने उससे लड़ाई नहीं की और वहां से चला गया। वो एक खाली अम्यूजमेंट पार्क पहुंचा जहां उसने अंकल मुकाई-दो की पत्नी और बच्चों को बंदी बना रखा था। कहानी इस आदमी के अतीत में जाती है जिसका नाम सोको था। जन्म से ही उसका चेहरा बुरा था और बड़ा होकर वो और भी बदसूरत और गरीब हो गया था। वो स्कूल में हमेशा बुलिंग का शिकार होता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसने अपनी माँ को बिना पंखों के उड़ते हुए देखा। वो इतना निराश हो गया कि उसने भी अपनी माँ के पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन तभी एक लो लेवल एंजल आया।
उसने कहा कि वो उसे ताकत देगा और पूछा कि क्या वो दुनिया को बदलना चाहता है। बेशक, उसने मना नहीं किया। सबसे पहले उसने उस लड़की पर रेड एरो का इस्तेमाल किया जिसे वो पसंद करता था, लेकिन जब उसने लड़की को चूमा तो उसे खुद से घिन आई क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। उसकी मदद के लिए एंजल ने उसे मेको के बारे में बताया। उसने सोको को बदलने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद सोको ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन वो ऐसा हो गया कि लड़कियां बिना रेड एरो के भी उसे देखती थीं, हालांकि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता था। एक बार सोको मेचो, मुकाइडो और मिराई की लड़ाई लाइव देख रहा था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेको हार रहा था, इसलिए उसने मेको की मदद करने का फैसला किया। भले ही एंजल ने कहा कि वो उसे मार देगा, सोको ने परवाह नहीं की और जानना चाहता था कि जब मेट्रो नया भगवान बनेगा तो वो दुनिया में कैसी केओस अफरा तफरी लाएगा। सोको ने मेट्रो की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात की। उसे एक जानकारी मिली कि कुछ समय पहले एक अमीर आदमी आया था जिसने डॉक्टरों से कहा था कि वो उसकी बहन की बॉडी को हमेशा खूबसूरत और लाइवली रखें। सोको ने लड़ाई के बाद बचे हुए टुकड़ों से मेट्रो के डीएनए की जानकारी ढूंढना जारी रखा और जल्द ही उस स्कूल का पता लगा लिया जिसमें कनेट पढ़ रहा था। सोको ने एक लड़की को कंट्रोल करके उसे कनेट को इन्फॉर्म करने के लिए भेजा और स्कूल के जिम में मिलने के लिए कहा। यह सुनकर कनेट ने अपने दोस्त के सामने उस लड़की को मार डाला। उसके बाद उसने एक आदमी को खुद की तरह तैयार करके सोको से मिलने के लिए भेजा। शख्स खुद नहीं आया बल्कि कनेट को वीडियो कॉल किया और बोला कि वो उसका सबऑर्डिनेट बनना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद कनेट एक कंडीशन पर मान गया। वो कंडीशन ये थी कि वो मुकाइडो को एक जाल में फंसाएगा। और अभी उसने ये कर दिखाया है। उसने 13 रेड एरोज चला दिए हैं और एक एरो उसने लड़ाई के लिए बचा रखा है। उधर मुकाइडो साहब बहुत परेशान है और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बैरेट उनको हिम्मत देता है। तभी कनेट उनको कॉल करके उनकी बीवी और बच्चों की लोकेशन बताता है। तुरंत वो और मिराई वहां से निकल जाते हैं। साकी वहीं रुक जाती है क्योंकि रीवो का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ था। एक बार फिर पीछे छूट जाने पर साकी को बहुत बेकार लगता है। ये देखकर रेवो तुरंत ट्रेनिंग रूम में वापस जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रमोट हो सके। मुकाइदो साहब जब एक सुनसान अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं तो वो और मिराई सोको को देखते हैं। उसने मुकाइदो की बीवी और बच्चों को एक वन वे ग्लास हाउस में बंद कर दिया था। बिना कुछ सोचे मुकाइदो तुरंत उन्हें बचाने के लिए अंदर दौड़ता है। इस तरह सोको का प्लान पूरा हो गया। जब वो मुकाइदो की बीवी पर लाल तीर चलाने वाला था तो मिराई ने उसे डराने के लिए सफ़ेद तीर निकाला। वो उसकी तरफ झपटा जिससे सोको को उड़कर दूर जाना पड़ा। मिराई ने लाल तीर निकाला और मुकाइदो की हिफाजत करने लगा ताकि वो ग्लास हाउस से निकलने का रास्ता खोज सके। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए उसे दूसरा तरीका खोजना पड़ा। कॉनेट अपने ऑर्डर पर सोको को चलने के लिए कहता है। शाम तक मेट्रो और सोको आते हैं और मिराई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बचने के लिए मिराई ग्लास हाउस में वापस चला जाता है और मुकाइडो की फैमिली के साथ अंदर चला जाता है। बाहर सोको को समझ नहीं आता कि मुकाइदो ने इतना बिना सोचे समझे काम क्यों किया। कनेट उसे समझाता है कि ऐसा प्यार के कारण है। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी खतरे की परवाह नहीं करता। ये सुनकर सोको की भावनाएं उलझने लगती हैं क्योंकि प्यार वही चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी। बहुत टाइम खराब हो रहा था, इसलिए मेट्रो ने सोको को वहां निगरानी करने के लिए छोड़ दिया और खुद कुछ और तैयारी करने के लिए वापस चला गया। अंदर मुकाइदो और मिराई लगातार चल रहे थे और प्लान बना रहे थे। उन्हें पता था कि बाहर कनेट उनकी बातचीत सुन सकता है। मिराई ने जानबूझकर अपनी योजना जोर से बताई और फिर दोनों एक साथ बाहर निकल गए। हालांकि वो उनकी हलचल महसूस नहीं कर सका और उसने किसी को बाहर उड़ते हुए नहीं देखा। कनेट ने अंदाजा लगाया कि मिराई उसे धोखा देने के लिए सिर्फ रुक गया था। सोको शाम तक इंतजार करता रहा लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वो अगले 2 दिनों तक निगरानी करता रहा। भले ही नस और बैरेट चले गए थे लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि वो दोनों ग्लास हाउस में हैं। कनेट भी थक गया था, इसलिए उसने सोको को निगरानी जारी रखने के लिए कहा ताकि वो आराम कर सके। उधर रेवो प्रमोशन की प्रक्रिया में था। भगवान ने उसकी कोशिशों को मान लिया और रीवो को स्पेशल ग्रेड में प्रमोट कर दिया। तुरंत ही साकी अम्यूजमेंट पार्क में आ गई। बैरेट ने उसे अभी की सिचुएशन के बारे में बताया कि मुकाइदो और मिराई अपनी लिमिट पर आ गए हैं और अब उड़ नहीं सकते। सोको का एंजल रेवो को प्रमोशन की बधाई देने आया और साकी की तरफ इशारा करके कहा कि वो अब उनकी मदद करने की चाबी है। जब सोको निगरानी कर रहा था तो साकी ने उसे लाल तीर से निशाना बनाया। वो तुरंत उसके प्यार में पागल हो गया। हालांकि वो अभी भी मेट्रो के प्रति वफादार था, लेकिन उसके दिल ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। फिर साकी ने उसे निगरानी की जगह छोड़ने के लिए कहा ताकि वो अपने आइडल को निराश न करे। इस पर उसने मेट्रो से रेस्टरूम जाने की परमिशन मांगी और तेजी से चला गया। वो साकी के पास उड़कर गया। तब उसने अपनी चमकदार आंखों से सोको से मुकाइदो और मिराई को बचाने में मदद करने की गुजारिश की। उस मोह का विरोध न कर पाने के कारण सोको तुरंत बाहर से पागलपन से शीशा तोड़ने लगा।
रेवो ने भी अंदर कांटेक्ट करके उन दोनों को तैयार रहने के लिए कहा, जबकि कनेट ने सोको को रुकने के लिए कहा और उसे अपना सहायक बनने का ऑफर दिया। हालांकि इस बार सोको ने मना कर दिया। वो न केवल साकी से बल्कि मुकाईडो से भी प्रभावित हुआ था। मुकाईडो ने उसे सच्चा फैमिली लव दिखाया था और उसने साकी के जरिए ये बात समझी, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करेगा। अब उन लोगों की बातों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था जो जिंदगी को हल्का समझते हैं। जैसे ही सोको ने शीशे में दरार डाली, मेट्रो 3 और कैंडिडेट्स के साथ आ गया। सोको साकी की रक्षा के लिए खड़ा हो गया और मुकाईडो और मिराई भी सोको द्वारा बनाई गई दरार से बाहर निकल आए। अब लड़ाई 4 के मुकाबले 4 होगी, लेकिन रीवो बातचीत करने के लिए आगे आया, क्योंकि वो जानता था कि मेट्रो तब तक नहीं लड़ेगा जब तक उसे कोई फायदा नहीं होगा, और मुकाईडो भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। हैरानी की बात यह है कि मेट्रो मान गया। फिर साकी मुकाईडो की बीवी को चर्च में ले गई और पार्क में वापस आ गई। वो उसके बच्चों को लेने आई और जाने से पहले उसने रीवो की बात मिराई को बताई। जब टीम पूरी तरह से एकजुट हो गई तो साकी ने सोको को मेट्रो को मारने का ऑर्डर दिया। फिर उसने मुकाईडो और मिराई ने कंट्रोल होने से बचने के लिए एक दूसरे पर लाल तीर चलाए। सोको आगे बढ़ा और बंदूक चलाने वाले बदमाश से भिड़ गया। वो गोली चलाते हुए अपनी बंदूक पर बड़ा प्राउड फील कर रहा था, लेकिन सोको ने फिर भी चकमा दिया, क्योंकि उसकी आंखों में सब कुछ एक धीमी गति वाली फिल्म की तरह था। फिर भी सोको उसे काट नहीं सका, क्योंकि वो भी बहुत तेज था। वो बदमाश ऊपर उड़ गया और सोको पर मिसाइल चलाई, जिससे वो दीवार से जा लगा कि काम हो गया। लेकिन अचानक मिराई और साकी पीछे से आए और उसके पंखों को बंद कर दिया। फिर उसे नीचे खींच लिया और नीचे सोको इंतजार कर रहा था। उसने एक ही वार में बदमाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। लड़ाई अब 4 के मुकाबले 3 हो गई थी। बहुत गुस्से में मेट्रो ने पागल डॉक्टर को लड़ाई में उतार दिया। उसे जहर से खेलना बहुत पसंद था। मिलते ही उसने मिराई के ग्रुप को एक जानलेवा वायरस दिखाया। उसने एक चूहा निकाला और उसे एक खुराक दी। कुछ ही सेकंड्स में वो फट गया। डॉक्टर का मानना है कि अगर ये यहाँ फैल गया तो बेगुनाह लोग बड़ी संख्या में मर जाएंगे। इसे एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं, एक ये बटन और दूसरा उसके दिल के अंदर एक और बटन। हालांकि उसने कहा कि अगर कोई गिनी पिग बनने को तैयार हो और ये सारा वायरस ले ले तो कोई नहीं मरेगा। ज्यादा बात न करते हुए मेट्रो ने सीधे मिराई की ओर इशारा किया और कहा कि उसे हॉस्टेज बनना पड़ेगा। कोई रास्ता न देखकर मिराई पागल डॉक्टर का सामना करने के लिए नीचे उड़ता है। उसके बाद वो मुकाईडो और सोको को अपने वेपन्स छोड़ने के लिए कहती है। मिराई धीरे धीरे उसके पास जाता है। साकी नहीं चाहती थी कि वो मरे, इसलिए वो लगातार चिल्ला रही थी। सोको उसे शांत करता है। उस डू और डाई वाली हालत में सब लोग अपना दिमाग लगा रहे थे कि मिराई को कैसे बचाएं और उस पागल आदमी को बटन दबाने से रोकें। मिराई उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही इंजेक्शन उसकी स्किन में लगने वाला होता है, मिराई अचानक अपने पंख फैला देता है। वो पागल आदमी ये देखकर वायरस छोड़ देता है, लेकिन मिराई अपना व्हाइट एरो इस्तेमाल करके उसे मार देता है, यानी वायरस को खत्म कर देता है। बारेट बताता है कि क्योंकि ज्यादातर सेल्स इंसान की बॉडी से लिए गए थे, इसलिए वो भी खत्म हो गए, और क्योंकि एरो ने वायल को तोड़ दिया था, इसलिए वायरस बाहर नहीं निकल पाया। मुकाईडो तुरंत मिराई से कहता है कि उस आदमी को मार दो, क्योंकि मुकाईडो को पता नहीं था कि उसके पास और वायरस है या नहीं, और रेड एरो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि मेट्रो ने उस पर पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। मिराई फिर से हेजिटेट करने लगता है। वो अपने मॉम और डैड की बातें याद करता है और अंदर ही अंदर उसकी सोच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर मुकाईडो की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर भी वो अपनी गुण मेट्रो की तरफ उठा रहा था, और मिराई जैसे कमजोर को ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देते हुए मेट्रो उस पर व्हाइट एरो चला देता है। वो डॉक्टर भी ऑर्डर मानकर मिराई पर सिरिंज फेंकता है। यह कहानी सुनाने वाला बोलता है, इस सिचुएशन में तो एनिमे को अपना मेन कैरेक्टर बदल देना चाहिए इस स्टूपिड मिराई के लिए। लेकिन साकी नहीं कहती है और मिराई के आगे आकर उसे बचाने के लिए दौड़ती है। मिराई सिर्फ मेट्रो का व्हाइट एरो हटा पाता है और वो सिरिंज अब भी हवा में थी। तभी साकू आता है और 2 सिरिंजेस को काट देता है, लेकिन आखिरी वाली उससे छूट जाती है। वो साकी के आगे अपनी बॉडी को शील्ड बनाकर उसे बचाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी कताना फेंक कर उस डॉक्टर को मार देता है। जबकि उसकी बॉडी पिघल रही थी, साकू साकी से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। आखिर में वो खुश होता है कि वो पैदा हुआ और साकी से मिला। थोड़ी देर बाद साकू और उस डॉक्टर के एंजल्स आते हैं और उनकी आत्माएं ले जाते हैं। साकी को सकू का आर्म बैंड मिलता है। मेट्रो इस सबसे बोर्ड हो चुका था। वो मिराई पर इल्जाम लगाता है कि उसकी कमजोरी की वजह से सोको की मौत हुई। अगर वो इतना स्टूपिड नहीं होता और समझदारी से काम लेता तो सोको नहीं मरता। मिराई कहता है कि वो सोको के मरने से दुखी है, लेकिन कोई भी मरे उसे दुख होगा ही, इसलिए उसे जीना चाहिए, मारना गलत है। ये सब सुनकर मेट्रो को गुस्सा आता है और वो मुकाईडो पर व्हाइट एरो चला देता है। मिराई दौड़कर उसे ले जाता है। मुकाईडो उस वक्त हाँफ रहा था और उसकी बस कुछ ही सांसें बची थीं। मिराई उसे साकी के पास छोड़ देता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। मेट्रो अपने आखिरी आदमी को लड़ाई के लिए बुलाता है, लेकिन वो लड़का बुरी तरह से कांप रहा था और वहां से भाग जाता है।
अब ये 1vs1 मैच है कनेत और मिराई के बीच। दोनों एक दूसरे से जुबानी लड़ाई करते हैं। एक अपने आइडियल्स के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए। तभी मेट्रो लड़ाई के लिए रूल्स बनाने को कहता है। चीटिंग से बचने के लिए वो मिराई को रूल्स बनाने देता है। थोड़ा सोचने के बाद मिराई कहता है कि दोनों भागना बंद कर देंगे और एक एक करके एक दूसरे पर एरोस चलाएंगे। मेट्रो इसमें ऐड करता है कि एक शूट करेगा और दूसरा डॉज करेगा और हर मिस के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। दोनों तैयार होते हैं, अपने पंख समेटकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मेट्रो ये देखने के लिए कॉइन उछालता है कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, लेकिन वो अचानक से अटैक कर देता है। लकीली मिराई अपना रेड एरो इस्तेमाल करके बच जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मिराई अपना एरो फेंकता है और मेट्रो उसे हटा देता है। दोनों फिर से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मेट्रो घमंड से कहता है कि वो जीतेगा। वो कहता है कि मिराई हारेगा। तभी हमें कनेत के पास्ट के बारे में पता चलता है। उस जमाने में उसकी एक बहुत खूबसूरत छोटी बहन थी। कनेत अपनी बहन को परफेक्ट ब्यूटी मानता था, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे बहुत ज्यादा बचाता था, उसके लिए सब कुछ करता था। लेकिन एक दिन एक इंसिडेंट हो जाता है जब उसकी बहन ने बताया कि उसे क्लास में एक लड़का पसंद है। ये सुनकर कनेट को बहुत शौक लगता है। वो डरता है कि उसकी बहन आम चीजों से गंदी हो जाएगी। और फिर कनेट की ओवर प्रोटेक्टिव नेचर बाहर आ जाती है और उसकी बहन ने पहली बार अपने भाई को इतना डरावना देखा। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कनेट उसे पकड़ लेता है। दोनों में हाथापाई होती है और उसकी बहन ठोकर खाकर दीवार के कॉर्नर से टकरा जाती है और तुरंत मर जाती है। कनेत अपनी बहन की मौत से बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो अपनी बहन को इसी हालत में रखेगा तो वो हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगी। इसलिए कनेत एक नकली फ्यूनरल करता है और चुपके से अपनी बहन की बॉडी को एम्बाम करवा लेता है ताकि उसकी ब्यूटी बनी रहे। लेकिन उसे धीरे धीरे ये एहसास होता है कि सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है। वो अपनी बहन को वापस जिंदा करना चाहता था। वो इतना बेबस था कि वो खुदकुशी करने का सोच रहा था ताकि वो अपनी बहन के साथ हो सके। तभी उसका एंजल आता है। वो उससे कहता है कि उसकी बहन को जिंदा करने का एक तरीका है, गॉड बनना, और फिर जिस इंसान को वो प्यार करता है उसे एंजल बनाना। फ्लैशबैक खत्म होता है और मेट्रो मिराई पर एरो चला देता है। मिराई उसे फिर से रोक लेता है। इस वक्त दोनों की लड़ाई को कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा था ताकि सब लोग देख सकें। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर्स है और ये लड़ाई सिर्फ रिफ्लेक्सेस पर टिकी है। मेट्रो लगातार बकवास करता है कि वो नया गॉड बनने के लायक है, वो चोजन वन है और इस पावर का इस्तेमाल करना उसकी मर्जी है। फिर मिराई की बारी आती है। क्योंकि डिस्टेंस कम है, फोर्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेट्रो एरो को हटाने से पहले थोड़ा पीछे चला जाता है। अब डिस्टेंस और कम हो गया है। अब ये सिर्फ रिफ्लेक्सेस की लड़ाई है, देखते हैं कौन तेज है। मिराई बहुत घबरा जाता है कि वो रोक पाएगा या नहीं। तभी साकी बोलती है। वो मेट्रो को ऑफर करती है कि अगर वो लड़ाई रोक दे तो वो गॉड बन सकता है। लेकिन मिराई सबसे पहले इसका विरोध करता है। वो कहता है कि मेट्रो ने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है, जब तक वो अपनी गलतियों की सजा नहीं भुगतेगा वो गॉड नहीं बनेगा। लेकिन मेट्रो कहता है कि उसने जो भी किया वो सही था, क्योंकि वो लोग सोसाइटी का कचरा थे। वो मानता है कि वो सही है, वो सबसे ऊपर है। जब वो गॉड बन जाएगा तो वो अपनी सोच को हकीकत बना देगा। वो इस दुनिया को बदल देगा, ऊंच नीच, गरीबी और भेदभाव को खत्म कर देगा। वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जहां हर किसी की जिंदगी शानदार होगी। ये अब सिर्फ गॉड बनने की लड़ाई नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्पीच है, क्योंकि मेट्रो की हर बात को लोग पसंद कर रहे थे। मेट्रो आगे कहता है कि वो ऐसे लोगों को खत्म कर देगा जो टैक्सेस पर जीते हैं। अगर सारे गरीब लोग ही खत्म हो जाए तो अमीर और गरीब के बीच का फर्क भी मिट जाएगा। अब उसकी इक्वालिटी की बात क्लास के फर्क में बदल गई थी। मेट्रो का मानना है कि इंसान किसी पिंजरे में बंद केकड़ों की तरह है। जब एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे नीचे खींच लेता है। जो लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं वो शारीरिक और मानसिक सुकून पाते हैं। खूबसूरत लोग खूबसूरत लोगों को बनाते हैं और बदसूरत लोग बस और बदसूरत लोगों को ही बनाते हैं। वो ऐसी दुनिया से नफरत करता था जहां खूबसूरत लोग उन बदसूरत लोगों के साथ हवा में सांस लेते हैं। फिर कनेट बताता है कि उसका एक दोस्त कहा करता था कि अगर उसे कोई दुआ मिले तो वो चाहेगा कि सारे बदसूरत लोग खत्म हो जाएं। और मेट्रो जिस बराबरी की बात कर रहा है उसमें वो बदसूरत और अमीर लोगों को भी मार देगा। उसका मकसद सिर्फ खूबसूरत और अमीर लोगों की दुनिया बनाना था, और अगर कोई खूबसूरत है पर गरीब है तो वो उसे गुलाम बना लेगा। जब वो ये सब बकवास कर रहा था तब मिराई उसके 5 मीटर्स करीब आ चुका था। इस दूरी पर तीर से बचना नामुमकिन था, सिर्फ भाग ही सकते थे और इसका मतलब हार मानना था। लेकिन इस वक्त मिराई को शक होता है कि क्या सामने मेट्रो असली है, क्योंकि वो जानता था कि मेट्रो कभी बिना किसी फायदे के नहीं लड़ेगा और ये तो सिर्फ एक बराबरी की लड़ाई थी। मेट्रो को लगा कि मिराई कितना बेवकूफ़ है तो उसने अपना चेहरा दिखाया। जैसे ही मिराई को यकीन हुआ उसने बिना सोचे समझे अटैक कर दिया। जब बादल आसमान में छा गए थे मिराई ने तीर चलाने के बजाय मेट्रो पर धावा बोल दिया। यह अचानक किया गया अटैक काम कर गया और मेट्रो का व्हाइट एरो चूक गया। लेकिन मिराई रेड एरो नहीं चला पाया क्योंकि मेट्रो के शरीर में पहले से ही किसी का तीर लगा हुआ था
और मेट्रो ने भी तुरंत अपना व्हाइट एरो निकालकर खुद को बचा लिया। लेकिन मिराई ने अपने पंख फैलाकर मेट्रो को पीछे धकेल दिया। उसने मेट्रो के हाथ पकड़कर रोक दिए ताकि वो तीर न चला पाए। फिर उसने अपने पंखों से मेट्रो का चेहरा छुपा दिया, जिससे वो घबरा गया। बैरेट बताता है कि पंख ऐसी चीज हैं जिन्हें कोई छू नहीं सकता। मेट्रो डर गया कि अगर मिराई ने उसे रेड एरो से मारा तो मुकाइदो उसे मार देगा, भले ही मिराई न चाहे, क्योंकि मुकाइदो ने पहले ही मिराई पर लाल तीर चलाया था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और मिराई पर वार कर दिया। लेकिन मुकाइडो की डिजाइन की हुई ड्रेस उसे बचा लेती है, हालांकि उसे थोड़ी चोट लगती है। हार मानकर वो अपने एंजल को बुलाता है कि वो उसका हाथ बदले ताकि वो तीर चला सके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, साकी आकर उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है। तीनों मिलकर मेट्रो को कसकर पकड़ लेते हैं। अब बाकी का काम मुकाइदो का था। मुकाइदो धीरे धीरे बंदूक लेकर मेट्रो के पास आता है। कनेक्ट को अब पता चल रहा था कि मरने से पहले कैसा लगता है। वो मिराई से मदद की भीख मांगता है। वो मिराई की उस बात का फायदा उठाता है कि वो किसी को नहीं मारेगा। लेकिन मिराई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुकाइदो का तीर पहले से ही उसके अंदर था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो बैरेट से ट्रिगर दबाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, उसकी बीवी बच्चों के टूटे हुए परिवार की तस्वीरें उसके दिमाग में आती हैं। वो सच में उन्हें बहुत याद करता था और उसकी आखिरी इच्छा मरने से पहले अपने फैमिली की हिफाजत करना थी, जो अब पूरी हो चुकी थी। और एक के बाद एक गोली कनेक्ट के कमजोर शरीर में घुसती जाती है। उसका दिल, जिगर, गुर्दे सब टुकड़ों में बिखर जाते हैं। गोली चलने के बाद कनेक्ट का शरीर बिखर जाता है। मुकाइदो भी अपनी आखिरी सांस लेता है। मिराई और साकी उसे ले जाते हैं। कनेक्ट का आर्मबैंड और नेकलेस उस शख्स के पास चले जाते हैं जिसने उस पर लाल तीर चलाया था। उसका एंजल भी कनेक्ट की आत्मा को ले जाता है। वो नहीं समझ पाई कि सोको के एंजल ने उसे कनेक्ट की मदद करने से क्यों रोका। सोको का एंजल कहता है कि सोको नहीं चाहता था कि साकी को चोट लगे। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। मिराई मुकाइदो को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार को आखिरी अलविदा कहने के लिए ही जिंदा बचते हैं। उस हालत में वो कुछ नहीं बोल पाते। उनकी बीवी उनके लिए एक सिगरेट जलाती है, तभी हार्ट मॉनिटर बंद हो जाता है। बैरेट आती है और उसकी आत्मा को ले जाती है। वो उसे कैंडिडेट चुनने पर गर्व करती है और उसके परिवार को दुआएं देती है। फिर बैरेट अपने पंख और तीर साकी को दे देती है ताकि वो मुकाइदो की इच्छा को आगे बढ़ा सके। अब सिर्फ खामोशी थी और हार्ट मॉनिटर की लंबी बीप की आवाज। अम्यूजमेंट पार्क के बाहर FBI आ चुकी थी और कनेक्ट के शरीर को जांच के लिए ले जा रही थी। मिराई को अब भी बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसने दुनिया को बचाया था, पर उसने खून करने में मदद की थी। लेकिन साकी कहती है कि मुकाइदो ने जो किया वो गलत नहीं था। वो एक हीरो था जिसने कई लोगों को बचाया और बस शांति से एक नया गॉड चुनना चाहता था। जब मिराई थोड़ा शांत हो जाता है तो दोनों उस शख्स के बारे में बात करते हैं जिसने कॉनेट का आर्मबैंड लिया था, और वो कोई और नहीं, वही लड़का था जो पहले भाग गया था। पता चला कि उसने सोको के एंजल के साथ मिलकर कनेक्ट को खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन सोको ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं था। जब सब कुछ हो जाता है, वो अपने एंजल को सोको के एंजल को अलविदा कहने के लिए भेजता है और उड़ जाता है। ये जानने के लिए कि उस लड़के ने कनेक्ट पर कैसे तीर चलाया, हम उस वक्त वापस जाते हैं जब कनेक्ट अपने दोस्तों के साथ लड़की देखने गया था। उस वक्त जब कनेक्ट अपनी टीम को शूटिंग प्रैक्टिस करते देख रहा था, वो लड़का दूर से छिपकर सीधा उसके दिल में तीर चला देता है जब वो ध्यान नहीं दे रहा था। इस तरह उसने कनेक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे अपने बेस पर ले आया, जहां उसने मरने के बाद सारी दौलत देने के लिए कहा और ये भी कि उसे मिराई के साथ पूरी ताकत से लड़ना होगा, भले ही वो नुकसान में। अब कहानी वापस अभी के समय पर आती है। मिराई बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स की गिनती कर रहा था। साकी के पास अब 3 सेट पंख और तीर थे। अभी भी 4 ग्रुप बाकी थे। मेट्रो के पंख और सफेद लाल तीर उन 4 में से किसी एक के पास थे। मिराई बस ये दुआ कर रहा था कि वो मेट्रो की तरह बेरहम ना हो। जब साकी उसके लिए खाना लाई तो उसने देखा कि मिराई मुकाइदो की सूट के पास सो रहा था। अगले दिन मिराई बाहर जाकर साकी से पूछता है कि रीवो और नाट्स कहाँ गए। वो बताती है कि दोनों सुबह ही चले गए थे, इसलिए उसे पता नहीं। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। उधर नाट्स और रीवो एंजल्स की एक मीटिंग में गए थे। अब सिर्फ 6 कैंडिडेट्स बचे थे। एक एंजल पहले बोलता है कि ये लड़ाई कहीं नहीं जा रही। उसका कैंडिडेट सिर्फ सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें डालता रहता है। वो बस यही दुआ करती है कि जो भी नया गॉड बने वो उसका लाल तीर न छीने। लड़ाई खत्म होने में अभी 800 दिन बाकी थे, इसलिए कैंडिडेट्स को बढ़ावा देने के लिए सभी ने पनामा नाम के एंजल को एक गेम बनाने का सुझाव दिया। फिर वो लड़का जो पहले भागा था शहर के ऊपर उड़ने लगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। रेवो तुरंत वापस आकर मिराई और साकी को ये बात बताता है। दोनों लाइव स्ट्रीम देखते हैं और पाते हैं कि उस लड़के ने अपना चेहरा दिखा दिया है। वो खुद को ज़्यूटो बताता है, एक 6ठी क्लास का स्टूडेंट। मिराई को याद आता है कि उसने उस लड़के को मेट्रो के साथ देखा था। इसका मतलब है कि उसके पास कनेक्ट के सारे पंख और तीर होने की पूरी उम्मीद थी, जिससे ज़्यूटो एक बहुत खतरनाक कैंडिडेट बन जाता है। ज़्यूटो ने कनेक्ट को मारने का पूरा प्लान बता दिया, लेकिन उसने कहा कि वो गॉड नहीं बनना चाहता
उसने बताया कि गॉड बनने के गेम में जापान में 13 कैंडिडेट्स थे और उसका एंजल पैनमा था, जो एक निचले दर्जे का एंजल था। ज्यूटो बताता है कि उसे क्यों चुना गया था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। उसके पास फ्रेंड्स भी थे और उसके पेरेंट्स भी आपस में प्यार करते थे और उसका परिवार बहुत अच्छा था। एक बार जब उसने अपने डैड की नींद की गोलियां मेज पर देखी तो वो उन्हें रखने जा रहा था, तभी पनामा वहां आ गया। उसे लगा कि जाइटो खुदकुशी करने जा रहा है और उसे कैंडिडेट चुन लिया। शुरू में जूटो अपने पंख और तीर का इस्तेमाल सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए करता था, जैसे फुटबॉल में अच्छा खेलने के लिए। लेकिन जब मेट्रो आया और कैंडिडेट्स को मारने की धमकी दी तो उस लड़के ने मेट्रो को मारने का प्लान बनाया। उसने लाल और सफ़ेद तीरों के बारे में भी सब कुछ बताया और कहा कि सोको के एंजल ने कनेट को मारने में उसकी मदद की। रिपोर्टर्स ने मेट्रो की असली पहचान पूछी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ज्यूटो ने अपना चेहरा इसलिए दिखाया ताकि वो लोगों से बाकी 5 कैंडिडेट्स को ढूंढने में मदद मांग सके। इस वजह से वो सब एक तरह से वांटेड क्रिमिनल्स बन गए थे। फिर ज्यूटो ने कहा कि मेट्रो के साथ मिराई की लड़ाई देखकर वो चाहता है कि मिराई ही गोद बने, इसीलिए वो मिराई को प्राथमिकता देता है और सबको सबसे पहले मिराई को ढूंढने के लिए कहता है। हालांकि ये सब थोड़ा पागलपन लग रहा था, पर ज्यूटो के अलावा वो कैंडिडेट जिसे सिर्फ खूबसूरत दिखना पसंद था, उसने भी मिराई का साथ देने का फैसला किया, बस इस शर्त पर कि वो उसका लाल तीर न ले। फिर भी मिराई जानता था कि ये लड़का सब कुछ बता रहा है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात छिपा रहा है कि उसके पास सफ़ेद तीर भी है। और तभी जब वो लड़का मिराई की तारीफ कर रहा था, FBI की एक टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन यूटो अपने पंखों की मदद से बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। उसे बोरिंग लगता है और वो FBI से कहता है कि वो बाकी कैंडिडेट्स को ढूंढे और चला जाता है। अब जब सबको कैंडिडेट्स के बारे में पता चल गया था तो गवर्नमेंट शक की नज़र से देख रही थी। जैसे कोई आम इंसान अगर अचानक से बहुत खूबसूरत दिखने लगे तो गवर्नमेंट उस पर नज़र रखती थी। वो कैंडिडेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स की जगह इस्तेमाल करना चाहते थे। साकी और मिराई को सिर्फ कुछ ही दिन शांति से रहने को मिला था और अब ये नई मुसीबत आ गई थी। साकी अभी भी लाल तीर के असर में थी, तो वो मिराई के साथ कहीं दूर भागकर शांति से रहने की बात करती है, लेकिन मिराई मना कर देता है। वो मुकाई दो की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। वो भागेगा नहीं, वो खड़ा होगा और अपनी जिंदगी जिएगा। उसे यकीन था कि उन दोनों को कोई नहीं पहचानेगा और वो आम जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसका ये यकीन गलत साबित होता है। जब दूसरा सेमेस्टर शुरू होता है और दोनों स्कूल वापस जाते हैं, तब जब मिराई अकेला था, एक FBI एजेंट उसके पास आता है। कुछ ही बातों में वो समझ जाता है कि मिराई एक कैंडिडेट है। मिराई तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन एजेंट का इरादा बुरा नहीं था। गवर्नमेंट ने कैंडिडेट्स को पकड़ने का आदेश दिया था, पर वो इसके खिलाफ था। उसी वक्त उसका साथी एजेंट साकी से बात कर रहा था। तभी एक चीख की आवाज़ आती है। साकी ने घबराहट में अपने साथी एजेंट पर लाल तीर चला दिया था। एजेंट ये देखने के लिए आता है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो साथी एजेंट सिर्फ इतना कहती है कि वो साकी से प्यार करती है। इससे एजेंट को उन दोनों के कैंडिडेट होने का यकीन हो जाता है, क्योंकि वो साथी एजेंट उसकी मंगेतर थी। वो एजेंट अपना नाम होशी बताता है। वो कहता है कि वो उनकी मदद करने आया है, क्योंकि सिर्फ जापानी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी कैंडिडेट्स को पकड़ना चाहते हैं। अब जब होशी की मंगेतर उनके पास थी तो वो होशी पर भरोसा कर लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। वो बताता है कि उसकी साथी यूमी ही पहली शख्स थी जिसने मिराई और साकी की पहचान का पता लगाया था। होशी कहता है कि अभी उनकी टीम में उसके और यूमी के अलावा किसी को उनके बारे में नहीं पता। होशी के उनसे मिलने की वजह थी कि उसे बाकी कैंडिडेट्स को ढूंढने में उनकी मदद चाहिए थी, खासकर मिराई की, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास सफ़ेद तीर है। अब वो एक असासिन, एक जीता जागता वेपन बन गया था। वो दुनिया के पॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकता था और इस बैलेंस को बिगड़ने से बचाने के लिए होशी को मिराई पर काबू पाना था। होशी ये भी बताता है कि अगर मिराई गवर्नमेंट के हाथ लग गया तो वो उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक बायोलॉजिकल वेपन बना देंगे। ये सुनकर कि उसे जबरदस्ती लोगों को मारना पड़ेगा, मिराई बहुत दुखी होता है। उसने कसम खाई कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके बाद होशी उन दोनों को एक सेफ अपार्टमेंट में ले जाता है। यहाँ उन पर कोई नज़र नहीं रख रहा था, इसलिए वो बेफिक्र रह सकते थे। तभी होशी को उसके सीनियर का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसे अभी तक कोई नहीं मिला और उसे तुरंत बुलाया गया है। जाने से पहले होशी दोनों को एक प्रोफेशनल फ़ोन देता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो बात कर सके। जब वो चले जाते हैं तो चारों, मिराई, साकी, रेवो और नट्स, ये तय करते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए या नहीं। मिराई को अभी भी यकीन नहीं था, लेकिन साकी और दोनों एंजल्स ने उन पर भरोसा करने का फैसला किया तो मिराई भी मान जाता है। देर रात जब होशी और यूमी मीटिंग से वापस आते हैं तो मिराई और साकी उन्हें गोद बनने वाले इस खेल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर होशी बहुत खुश होता है कि मिराई ने अभी तक सफ़ेद तीर का इस्तेमाल नहीं किया। वो उसे वेपन नहीं बनाना चाहता था। होशी ये भी बताता है कि एक कैंडिडेट को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है। यूमी तब साकी से एक जोड़ी पंख साझा करने के लिए कहती है। इससे उन्हें दूसरे कैंडिडेट्स को ढूंढने में मदद मिलेगी और वो उनके एंजल्स को भी देख पाएंगे। वैसे भी 33 दिनों के बाद पंख गायब हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए साकी मान जाती है।
पंख मिलते ही यूमी उड़ने लगती है और नैट्स और रेवो को देख पाती है। फिर वो FBI द्वारा इकट्ठा की गई 12 लोगों की जानकारी देखते हैं। एक सीरियल किलर का नाम भी इस लिस्ट में था क्योंकि मेट्रो ने उसके साथ पंख और तीर साझा किए थे। वो पकड़ी गई कैंडिडेट वो खूबसूरत लड़की यूरी थी जिसे सजना संवरना पसंद था। अभी भी 2 लोग सामने नहीं आए थे। होशी कहता है कि कल वो एक आदमी की जांच करेंगे। वो एक धर्मगुरु था। लेकिन जब मिराई उसकी गाड़ी रोकता है तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और उसका एंजल भी नजर नहीं आता, इसलिए वो इस लिस्ट से बाहर हो जाता है। दूसरा संदिग्ध मिजुकी था। वो एक बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन एक दिन उसकी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड बन गई। बिना कुछ ज्यादा सोचे जब मिजुकी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो मिराई उसके पास चला जाता है। किसी विलन की तरह मिराई को अपनी तरफ आते देख वो कनेत की तरह न मारे जाने की भीख मांगने लगता है। उसे ज्यादा बोलते देख मिराई उस पर लाल तीर चला देता है। साकी उससे पूछती है कि क्या उसके पास पंख हैं और वो मना कर देता है। दोनों सोचते हैं कि मिजुकी सिर्फ एक मिडिल टियर कैंडिडेट है। इसका मतलब है कि आखिरी कैंडिडेट एक हाई टियर होगा। फिर वो होशी की दी हुई जानकारी से आखिरी कैंडिडेट को ढूंढते हैं। वो एक हिकीकोमोरी लड़का था, लेकिन वो भी सिर्फ एक मिडिल टियर ही निकला। तभी मिजुकी बताता है कि वो कैंडिडेट नहीं है। वो तो बस घबराकर कुछ भी बोल रहा था। वो लड़का नाका था। हालांकि उसके पास सिर्फ लाल तीर था, फिर भी वो उससे लोगों को मार सकता था। उसकी सोच थी कि वो लाल तीर से उन लोगों को शांति से मौत देगा जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, जैसे उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ किया। जब वो बेड पर तड़प रहे थे और मशीनों के सहारे जी रहे थे तो उसने उन्हें शांति से जाने में मदद की। उसके फादर अपनी पत्नी के डिवोर्स के बाद मानसिक रूप से टूट गए थे क्योंकि उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। नाका ने उन्हें भी लाल तीर से जल्दी से मौत दे दी, लेकिन उसने अपनी मॉम और उसके प्रेमी को बहुत दर्दनाक मौत दी। ये सब सुनकर मिराई कहता है कि उसने जो किया वो गैर कानूनी है। ये सुनकर नाका को यकीन हो जाता है और वो कहता है कि वो रुक जाएगा, लेकिन रुकने से पहले वो अपने छोटे भाई को मारेगा ताकि उसे भविष्य में दुख न मिले। मिराई उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर वो सबको मारकर खुद भी मर जाएगा तो उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी। लेकिन नाका कहता है कि ये तो एक खास वरदान है। ये सुनकर मिजुकी बीच में आ जाता है और मिराई की मदद करता है। वो कहता है कि अगर नाका मर भी जाएगा तो भी कोई उसके लिए दुखी होगा, और भले ही उसने अपने सारे रिश्तेदारों को मार दिया हो फिर भी कोई तो होगा जो उसके लिए रोएगा, जैसे वो अपने फ्रेंड कनेत के लिए रोया था। मिजुकी बताता है कि कनेट का सपना था यूके जाकर पढ़ना। वो सबसे अलग रहता था पर लड़कियां उसे पसंद करती थीं। वो किसी को पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मिजुकी को भी नहीं। लेकिन एक बार जब वो दोनों लड़कियों को देख रहे थे तो उसने मिजुकी की एक बात मान ली। जब कनेट मरा तो सब खुश थे, पर सिर्फ मिजुकी रोया क्योंकि कनेट की वजह से ही उसे एक खूबसूरत लड़की से बात करने का मौका मिला था और अब वो उसे डेट कर रहा है। मिजुकी नाका को समझाता है कि भले ही उसका कोई न हो फिर भी कोई तो होगा जो उसके जाने पर दुखी होगा। आखिर में नाका मान जाता है और लोगों को मारना बंद कर देता है, लेकिन जब रीवो उसे वोट देने के लिए बुलाता है तो वो मना कर देता है। मिराई कहता है कि समय कम है, एक और कैंडिडेट अभी भी गायब है और उन सबको मिलकर नया गॉड चुनना है। अगर ये सब चलता रहा तो गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ लेगी, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें लिविंग वेपन्स बना देगी। मिजुकी भी उसे समझाता है। आखिर में नाका साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो अभी भी सुसाइड करने की सोचता है। मिराई को बस उसे वोट देने तक जिंदा रखना था और वो मिराई को ही वोट देगा। उसके बाद मिराई उन सबको यूमी और होशी के पास ले जाता है। नाका पहली बार किसी खूबसूरत लड़की को देखकर एक कोने में सिकुड़ जाता है। फिर वो सभी कैंडिडेट्स की जानकारी जमा करते हैं। आयुता अपने स्पीच के बाद से गायब था। यूरी को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई थी। नाका अब उनके साथ था। अब सिर्फ एक हाई टियर कैंडिडेट बचा था जिसे उन्हें ढूंढना था ताकि ज़्यूटो के सुझाव के हिसाब से वो वोट करवा सके। अगले दिन मिराई और साकी सबके सामने आते हैं ताकि ज़्यूटो बाहर आए। जैसा सोचा था वो जल्द ही आ जाता है। वो मिराई का इतना बड़ा फैन था कि वो जो भी कहता वो मान लेता। तीनों बात करने के लिए स्पेस में उड़ जाते हैं। मिराई उसे अपना चेहरा दिखाता है ताकि वो उस पर यकीन कर सके। फिर मिराई उसे बाकी कैंडिडेट को ढूंढने और वोट करवाने में मदद करने के लिए कहता है। ज़्यूटो मान जाता है। मिराई उसे बात करने के लिए एक फ़ोन भी देता है। ज़्यूटो का मामला सुलझ जाता है। अब यूरी की बारी थी। पांचों एंजल्स नट्स, रेवो, पनामा, यूरी का एंजल और आखिरी कैंडिडेट का एंजल उसके पास जाते हैं और उसे वोट की योजना बताते हैं। अगर वो मान जाती है तो वो उसे वहां से भागने में मदद करेंगे। बाहर मिराई का ग्रुप उनका इंतजार कर रहा था। तभी एक सीसीटीवी कैमरा में यूरी नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। ये देखकर होशी अपनी टीम को उसे जांचने के लिए भेजता है, और जब वो यूरी के पास पहुंचे तो वो अचानक से उठ बैठी और उन पर लाल तीर चला दिया। उसने उन्हें बाहर ले जाने का आदेश दिया। यूरी को हिरासत से बाहर निकाला गया। होशी भी नाटक करता रहा और अपनी टीम को उसे घेरने का आदेश दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड यूरी को एक कमरे में ले गया और सारे कैमराज और लाइटें तोड़ दी। थोड़ी देर बाद यूरी खिड़की से बाहर कूदकर जंगल में भाग गई। होशी ने पूरी फोर्स को उसे पकड़ने के लिए लगाया, लेकिन जब उन्होंने पकड़ा तो वो एक गार्ड निकला जिसने भेष बदला हुआ था।
असली यूरी ने भी गार्ड का भेष बदला था और वो मिराई के ग्रुप में शामिल हो गई थी। जैसा कि र्यूटो ने वादा किया था, उसने यूरी को कोलैबोरेशन गिफ्ट के तौर पर पंख दिए। सब वहां से उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद र्यूटो उनसे अलग हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि सफ़ेद तीर होने की वजह से लोग उस पर अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। अगले दिन जापान में हंगामा मच गया था, क्योंकि लोग मिराई और बाकी कैंडिडेट्स को गॉड चुनने के लिए गुटों में बंट रहे थे। मिराई के ग्रुप में ज्यादातर लोग उसे गॉड बनाने पर राजी थे और बस एक वोट की जरूरत थी। लेकिन पहले रीवो ने कहा था कि जिसे भी गॉड बनना है उसे उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, और मिराई शुरू से ही नहीं चाहता था। नाका का एंजल मिराई को गॉड की भूमिका समझाता है। वो कहता है कि गॉड इस सिलेक्शन गेम को ऐसा बना सकता है जैसे ये कभी हुआ ही ना हो। वो कैंडिडेट्स को उनके पंख और तीर रखने दे सकता है और चाहे तो इंसानियत को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए एंजल्स ने ये गेम बनाया ताकि वो सही इंसान को चुन सकें जो इंसानियत को सही रास्ते पर ले जाए। जब गॉड चुना जाएगा तो वो एंजल के साथ पैराडाइज चला जाएगा। ये सुनकर किसी भी कैंडिडेट को गॉड नहीं बनना था। वो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, और तब नाका खुद को गॉड बनने के लिए सामने लाता है। ऐसा लगता है कि उसके एंजल को भी यही चाहिए था। नाका सोचता है कि वो इस दुनिया को अपने छोटे भाई के लिए बेहतर बनाएगा। अलग अलग सोच सामने आने लगी। यूरी और नाका राजी थे कि वो गॉड बनकर डिजर्विंग लोगों को लाल तीर देंगे ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन मिराई इसका विरोध करता है, क्योंकि ये बहुत ही अनबैलेंस्ड होगा। इंसान को अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए, तीरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये बहस कहीं नहीं जा रही थी तो र्यूटो ने वोटिंग करवाने का सुझाव दिया। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वही जीतेगा। सब मान जाते हैं। यूरी और साकी नाका को वोट देते हैं। तो भले ही र्यूटो मिराई को वोट दे, नाका ही गॉड बनेगा। लेकिन नाका का एंजल एक चेतावनी देता है। आखिरी कैंडिडेट का एंजल तबाही का एंजल है, और वो एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। और अगर वो तबाही है तो केओस तो होना ही था। और तभी वो शख्स सामने आता है। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जो गॉड के होने पर रिसर्च कर रहा था। मिराई के ग्रुप ने उस आखिरी शख्स को बाहर लाने का प्लान बनाया। मिराई और बाकी कैंडिडेट्स ने होशी को अलविदा कहा और सबने खुद को लोगों के सामने दिखाया। वो मनु तबाही की एंजल से मिलते हैं, लेकिन उसका कैंडिडेट सामने नहीं आता। प्रोफेसर अपनी लैब में कैमराज से सब कुछ देख रहा था, और गवर्नमेंट ने भी मिराई के ग्रुप को पकड़ने की योजना बनाई। अगर वो पकड़े ना गए तो उन सबको मार दिया जाएगा ताकि किसी भी देश के पास कैंडिडेट ना हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मनु कहती है कि उसका कैंडिडेट तभी सामने आएगा जब उन्हें एक अच्छा जवाब मिलेगा कि गॉड बनने के बाद वो क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दें, गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर्स भेज दिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने सैनिकों को गोली न चलाने का आदेश दिया। पता चला कि प्रोफेसर गाकू ने प्रधानमंत्री को फोन किया था। उसने कहा कि मिराई के ग्रुप को कुछ भी नुकसान न पहुंचाया जाए। उनका सबके सामने आना ये दिखाता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर प्रधानमंत्री ने उन्हें मारा और गाकू को जवाब नहीं मिला तो वो प्रधानमंत्री को पछतावा करवाएगा। मिराई के ग्रुप ने अपने प्लान के हिसाब से खुद को अलग अलग कर लिया। फिर वहां कुछ ड्रोन्स आए ताकि वो बात कर सकें। सबसे पहले नाका ने जवाब दिया, अगर वो गॉड बनता तो वो एक ऐसी दुनिया बनाता जहां लोग अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकते बिना किसी दर्द के। वो ऐसे लोगों के लिए ये करता जो अपनी जिंदगी में खो चुके थे, और बूढ़े लोगों के लिए। फिर यूरी की बारी आती है। वो एक ऐसी जगह बनाएगी जहां किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। सब खुश होंगे। मशीनें और एआई उनके लिए काम करेंगे। ज्यादातर लोग उसकी बात से राजी नहीं थे। फिर र्यूटो का नंबर आता है। वो एक ऐसी जगह बनाएगा जहां वो अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर सके। इन तीनों जवाबों से प्रोफेसर खुश नहीं हुआ। वो सिर्फ सोसाइटी की परेशानियों के बारे में बात कर रहे थे। उसे कुछ और इनोवेटिव चाहिए था। साकी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में मिराई ने जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वो गॉड बनता है तो वो कुछ नहीं करेगा। ये कहकर सब एक साथ आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर मिराई के ग्रुप के सामने आता है। वो योनेडा था। वो अपनी थियरी बताता है। मेट्रो गॉड पर विश्वास नहीं करता था। शुरू में किसी को भी यकीन नहीं था कि गॉड है, लेकिन अब लोग मानते हैं। लेकिन वो गॉड वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। वो एक नकली गॉड है। फिर योनेडा मिराई से पूछता है कि वो गॉड बनने के बाद कुछ क्यों नहीं करेगा। मिराई का मानना है कि इंसान को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। अगर गॉड स्वर्ग में रहकर इंसान की किस्मत बदलता है तो ये एक तरह का डिक्टेटरशिप है। उसके बाद प्रोफेसर उनसे पूछता है, कौन पहले आया, इंसान या गॉड? यूरी आदम और ईव की कहानी बताती है, और योनेडा अरबों साल पहले धरती के बनने की बात करता है। वो कहता है कि धरती बनने के बाद इंसान बने। पुराने इंसान शिकार करते थे और खाने के लिए स्वर्ग में प्रार्थना करते थे। इस तरह इंसान ने गोद को बनाया ताकि उन्हें प्रार्थना करने के लिए कोई मिले। और आज के दौर में जब इंसान सर्जरी और जेनेटिक्स कर रहे हैं तो ये सब बेअदबी का गुनाह है। वो तो स्पेस में भी जा रहे हैं। इसीलिए योनेडा कहते हैं कि ये मानना मुश्किल है कि गॉड सच में स्वर्ग में रहते हैं। योनेडा का मानना था कि गॉड हैं ही नहीं। लेकिन जब उन्हें कैंडिडेट चुना गया और उन्होंने एंजल को देखा तो उन्हें अपनी ही थियोरी पर शक होने लगा। उन्हें मानना पड़ा कि गॉड सच में हैं। योनेडा ने खोज और रिसर्च की।
आखिर में उन्हें एक क्रीचर मिली जो इंसानों की पूजा से जिंदा रहती थी। वो उन लोगों की एनर्जी को चूसती थी जो गॉड की इबादत करते थे, लेकिन जब कम लोग इबादत करने लगे तो उसकी एनर्जी भी कम हो गई और वो मरने लगी। मरना न पड़े इसलिए उसने एंजल्स को धोखा दिया और ये गॉड सिलेक्शन शुरू किया। और योनेडा असल में यही चाहते थे कि इंसानों के गॉड की इबादत करने का दौर खत्म हो जाए। उनका मानना था कि इंसान विज्ञान, साइंस और मेडिसिन की मदद से किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। उन्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं, उन्हें गॉड की जरूरत नहीं है। और तबाही की एंजल मनु ऐसा ही करेगी, वो स्वर्ग को खत्म कर देगी। तब साकी कहती है कि उन्हें गॉड की जरूरत है, पर वैसा नहीं जो उड़ता फिरे, बल्कि सांता क्लॉस जैसा। लोगों को किसी पर भरोसा करने के लिए कुछ चाहिए, उन्हें उम्मीद चाहिए। गॉड को असल में होने की जरूरत नहीं, बस उन्हें दिल में रखना जरूरी है। इसके उलट नाका प्रोफेसर के साथ हो जाता है। अपने फैसले को पक्का करने के लिए मिराई प्रोफेसर से पूछता है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गॉड में भरोसा करते हैं और उसे ही अपनी उम्मीद और सैल्वेशन मानते हैं, तो अगर उन्हें पता चला कि गॉड है ही नहीं तो क्या होगा? वो कहता है कि फिर वो अपने गुनाहों के लिए माफी नहीं मांग पाएंगे, उनका सहारा छिन जाएगा, उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और वो खुदकुशी कर लेंगे। प्रोफेसर कहता है कि क्योंकि वो इस नए दौर में फिट नहीं बैठते तो उन्हें ये मानना ही होगा। तब मिराई फैसला करता है, वो गॉड बनेगा ताकि ऐसा न हो। योनेडा बहुत खुश होता है कि मिराई गॉड बन जाता है और वो स्वर्ग भी नहीं जाता है, साकी के साथ खुशी से रहने लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही एनिमी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए।